गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। ई लेक्चर की इस सीरीज में आज हम लोग एलएलबी सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 53 फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर अर्थात कपटपूर्ण अंतरण टॉपिक पर समझेंगे। जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, कपटपूर्ण अंतरण अर्थात कपट के लिए या कपट से भरा हुआ किया गया कोई ट्रांसफर। अब कपटपूर्ण अंतरण होता क्या है और कैसे किया जाता है? So let me start. Every transfer of immovable property made with intent to defeat or delay the creditors of the transferor shall be voidable at the option of any creditor so defeated or delayed. Nothing in this subsection shall impair the rights of a transferee in good faith and for consideration. Nothing in this subsection shall affect any law for the time being in force relating to insolvency. A suit instituted by a creditors, which term includes a decree holder, whether he has or has not applied for execution of his decree to avoid a transfer on the ground that it has been made with intent to defeat or delay the creditors of the transferor or shall be instituted on behalf of or the benefit of all the creditors. Section 53 subclause 2. Every transfer of immovable property made without consideration with intent to defraud a subsequent transferee shall be voidable at the option of such transferee. For the purpose of this subsection, no transfer made without consideration shall be deemed to have been made with intent to defraud by reason only that a subsequent transfer for consideration was made. अर्थात कोई भी ट्रांसफर कपटपूर्ण अंतरण इमूवेबल प्रॉपर्टी का ऐसा अंतरण जो अंतरक के लेनदारों को क्रेडिटर्स को विफल करने या उन्हें देरी कराने के आशय से किया जाता है, ऐसे किसी भी लेनदार के विकल्प पर शून्य करणीय होगा, वॉइडेबल होगा, जिसे इस प्रकार विफल या देरी कराई गई हो। इसकी डेफिनेशन के हिसाब से ये कहना चाहता है सेक्शन 53 कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का एक कोई ऐसा अंतरण जो अंतरक के लेनदारों को अर्थात एक से अधिक क्रेडिटर्स हैं, लेनदार हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक संपत्ति है किसी ए व्यक्ति की और वह संपत्ति 50,000 रुपए की है। उस संपत्ति को ए 3 व्यक्तियों के पास ऋण ले लेता है गिरवी रखकर। ए व्यक्ति 3 व्यक्तियों से गिरवी रखकर ऋण लेता है। अब ऋण देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दिखता है कि वह प्रॉपर्टी 50,000 की है, वह 20,000 ऋण ले लेता है 3 व्यक्तियों से। अब क्या करता है, उसी संपत्ति को वो के व्यक्ति को सेल आउट कर देता है। तो अगर वो उन लेनदारों को विफल करने या देरी करने के आशय से कि उनके ऋण को वसूलने में देरी हो जाए या वो डिफीट हो जाए, विफल हो जाए, ऐसा करता है तो इसे कपटपूर्ण अंतरण कहते हैं। कपटपूर्ण अंतरण इसे कहा जाएगा क्योंकि यहां पे ए व्यक्ति ने उन लेनदारों को विफल करने के आशय से या देरी करने के आशय से कि जिससे कि वो अपना ऋण ना ले सके, उस प्रॉपर्टी को, उसी संपत्ति को के नामक व्यक्ति को बेच दिया। अब यही सेक्शन आगे
कि उस धारा की कोई भी बात किसी सद्भावपूर्ण प्रतिफल अंतरिति के अधिकारों का हास नहीं करेगी। जिस के व्यक्ति ने उस संपत्ति को खरीदा, अगर वो बोनाफाइड परचेजर है तो फिर उसके अधिकारों की रक्षा भी सेक्शन 53 द्वारा की जाएगी, क्योंकि जिसने खरीदा वो एक बोनाफाइड परचेजर है। साथ ही इस सेक्शन 53 सॉल्वेंट जो होंगे, दिवालिया जो डिक्लेयर होंगे, उन पर पे कोई प्रभाव नहीं डालेगी। अर्थात आपने यहाँ पे देखा कि सेक्शन 53 जो है, धारा 53 कपटपूर्ण अंतरण जो है वो हम मोटे तौर पे इसे दो भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट जो पैराग्राफ है सेक्शन 53 का, वो लेनदारों को विफल करने के लिए, और दूसरा जो है वो पैराग्राफ वो है पार्श्विक अंतरिति को कपट से बचाने के लिए, कि दूसरा जो अंतर ट्रांसफरी है वो कपट से बच जाए, इससे संबंधित है। फर्स्ट पार्ट जो है वो बात करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी जो एक से अधिक व्यक्तियों को गिरवी दे दी गई, जिस संपत्ति पे एक से अधिक व्यक्तियों से ऋण लिया गया। तो हर ऐसा ट्रांसफर जो है, अंतरण जो है, वो अंतरक के क्रेडिटर्स को अगर डिफीट करने के लिए या डिले करने के लिए इंटेंशन से किया गया है, तो किसी भी लेनदार के विकल्प पर वो वॉइडेबल डिक्लेयर अर्थात शून्यकरणीय डिक्लेयर करवाया जा सकेगा, जिन्हें देरी करने के या उनके प्रतिनिधि द्वारा यह वाद लाया जा सकेगा। अर्थात वो स्वयं वाद लेकर आए या फिर उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे वो वाद दायर कर सकते हैं। साथ ही साथ सेक्शन 53 सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी जो है, पाश्चैक अंतरिति जो है, उसके अधिकारों की भी रक्षा करता है। स्थावर संपत्ति में हर एक ऐसा अंतरण जो पाश्चैक अंतरिति को कपट वंचित करने के इंटेंशन से बिना प्रतिफल के किया गया है, तो ऐसे अंतरिति के विकल्प पर वॉइडेबल होगा, शून्यकरणीय होगा। यहाँ पे हमने दो वर्ड देखे, क्रेडिटर्स महाजन और पाश्चैक अंतरिति। दोनों के विकल्प पर, दोनों के ऑप्शन पर ट्रांसफर वॉइडेबल डिक्लेयर करवाया जा सकता है। पहले में वसूली देरी से हो और या फिर देने का इंटेंशन नहीं हो, डिफीट हो या डिले हो, और दूसरे में अंतरण फ्री किया गया हो, मुफ्त में वो संपत्ति उसको अंतरित की गई हो। अर्थात पाश्चैक अंतरिति उन दोनों और क्रेडिटर्स जो हैं, दोनों के विकल्प पर ये पूरा का पूरा ट्रांसफर जो है वॉइडेबल डिक्लेयर करवाया जा सकता है। अब बात आती है कि सेक्शन 53 के फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट्स में डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों का संबंध क्या है। फर्स्ट जो पार्ट है सेक्शन 53 का वो है क्रेडिटर से रिलेटेड, और सेकंड पार्ट जो है वो पाश्चैक अंतरिति जो बाद में उस प्रॉपर्टी को खरीदता है उससे संबंधित है। दोनों का ही इंटेंशन जो है वो इस अंतरण को विफल बनाना, देरी करना, विलंब करना, ये है। अर्थात दूसरे पाश्चैक अंतरिति का उद्देश्य अगर उस कपट में साथ देना है, अर्थात मुफ्त अंतरिति वो है, तो फिर यह उसके विकल्प पर शून्य होगा, पूरा का पूरा अंतरण। सेक्शन 53 के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, अर्थात किसी भी अंतरण को वॉइड बनाने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक होगी, क्या मुख्य आवश्यक तत्व उसके होंगे। सबसे पहले तो वैध अंतरण होना चाहिए, लीगल ट्रांसफर होना आवश्यक है। सेक्शन 53 ऐसे ट्रांसफर्स को प्रोटेक्शन देता है, संरक्षण देता है, या ऐसे अंतरिति को संरक्षण देगा जिसने की वैध अंतरण, जैसा हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में देखते हैं, संविदा अधिनियम में, कि वैध अंतरण कब होगा, जब फ्रॉड नहीं होगा, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, साउंड माइंड नहीं होगा, व्यक्ति मेजर होगा, ठीक है। तो ऐसे अंतरण आपके वैध अंतरण होंगे जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार सारी कंडीशंस को फुलफिल करके किए जाएंगे।
सेक्शन 53 कपटपूर्ण अंतरण से संबंधित है। यदि अंतरण या ट्रांसफर स्टार्टिंग से ही वॉइड है तो फिर सेक्शन 53 लागू नहीं होगा। सेकंड आता है इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति। कपटपूर्ण अंतरण के लिए या किसी भी अंतरण का कपटपूर्ण होना आवश्यक है। अंतरण कितने प्रकार से किया जा सकता है सेक्शन 53? एक तो फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस करना, कपटपूर्ण चयन करना। संपत्ति का विक्रय अगर कपटपूर्ण उद्देश्य के लिए ही किया गया है तो सेक्शन 53 लागू नहीं हो पाएगा, स्टार्टिंग से ही शून्य है। अचल संपत्ति का अंतरण, जैसे कपटपूर्ण अंतरण हम कहेंगे कि जानबूझ करके तथ्य छुपा लेना या दस्तावेज सही नहीं दिखाना या अंतरण में कंसिडरेशन की कमी होना, जैसे कि अभी बताया कि मुफ्त अंतरण जब कर दिया जाता है, अंतरणकर्ता और अंतरिती का रिलेटिव होना, संबंधी होना आपस में, तो ऐसे अंतरण जो होंगे वो होंगे प्राइमा फेसी लगेगा कि कपटपूर्ण अंतरण है। दूसरा, अगर ऐसे अंतरण कर दिए जाएं जो वसूली करने में देरी करवाएं या वसूली को असंभव बना दे, इसे हम एक केस के माध्यम से समझ सकते हैं। एक केस है रतन देवी वर्सेस जंग बहादुर, AIR 1956, पंजाब हाई कोर्ट। इस केस में हस्बैंड और वाइफ के बीच में प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ। जब बंटवारा हुआ तो हस्बैंड बहुत ज्यादा ऋणी था, उसके बहुत ज्यादा कर्ज था, तो सारी संपत्ति उसने अपनी वाइफ के नाम कर दी और बहुत थोड़ी संपत्ति उसने अपने पास रखी। ऐसा उसने इसलिए किया ताकि जो उसके क्रेडिटर्स थे, ऋण वसूल करने वाले थे, वो वसूल ना कर पाए। जब कोर्ट के सामने विवाद पहुंचा तो न्यायालय ने ये कहा कि ये ट्रांजैक्शन जो है देखने से ही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये क्रेडिटर्स या महाजन्स को धोखा देने के लिए किया गया है। अर्थात अगर ऐसे अंतरण किए जाते हैं तो वो कपटपूर्ण अंतरण कहलाएंगे। एक और केस देखिए, मोहनलाल वर्सेस आनंदीबाई, AIR 1971, सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या हुआ कि जो मॉर्गेज रखी गई संपत्ति थी वो बंधक ऋण के लिए पर्याप्त थी और बाकी संपत्ति उस व्यक्ति ने अपनी जो और उसके पास उसके अलावा और संपत्ति थी वो उसने दान कर दी। तो यहां इस केस में, पहले वाले केस में तो उसने बहुत ज्यादा ऋण था इसलिए अपने वाइफ के नाम कर दी, अर्थात महाजन को स्पष्ट पता चल रहा था कि क्रेडिटर्स को विलंब हो या उनका ऋण वसूल करने असंभव हो जाए, ऐसा करने के लिए किया गया है। और इस केस में जो उसने दान की उसके अलावा उसके पास पर्याप्त संपत्ति थी जिससे कि वो ऋण वसूल सके। अर्थात यहाँ पे मालूम चल रहा है, स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ क्रेडिटर्स को विलंब करने के लिए या धोखा देने के लिए कोई भी ट्रांसफर नहीं किया गया है। फर्स्ट केस में स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि धोखा देने के आशय से ही ऐसा किया गया है। थर्ड एसेंशियल एलिमेंट आता है क्रेडिटर्स का विफलन, महाजनों का डिफीट होना या वसूली में डिले करने का उद्देश्य होना। धारा 53 जो है उसका उद्देश्य यह है कि ऋणी व्यक्ति की सारी जायदाद जो उसकी क्रेडिटर्स हैं, जो उसके ऋण जिन्होंने उसको दिया है, प्रोवाइड कराया है, उनकी वसूली के लिए उपलब्ध रहे। अब मान लीजिए कि अगर नहीं है तो फिर महाजन्स को सेक्शन 53 यहाँ पे प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा देता है। जब उनके ऋण की वसूली की आशंका असंभव हो जाए और
कम ऋण के भुगतान में जब अधिक कीमत की संपत्ति दे दी जाए। जैसे इसको इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि एक संपत्ति है 30,000 की वैल्यू की है। वह व्यक्ति अपने किसी रिलेटिव से या अपने ही किसी संबंधी से 10,000 रुपए उधार लेता है और उसके पश्चात अन्य व्यक्तियों से ऋण लेता है 10,000 रुपए और दो व्यक्तियों से लेता है और फिर वो संपत्ति अपने पुत्र को या अपने उस रिलेटिव को दे देता है जिससे उसने ऋण लिया है कि तुम इससे वसूलो। यहाँ पे जो उसने अपने उसको दी कि तुम 30,000 रुपए का ऋण से वसूलो से हम उसको दी, अपने पुत्र को कर्ज की अदायगी में वो मकान दे देता है, अपने रिलेटिव को दे देता है। तो यहाँ स्पष्ट पता चल रहा है कि उस व्यक्ति ने कम ऋण के भुगतान में अधिक कीमत की संपत्ति दे दी, क्योंकि उसके पुत्र का ऋण 10,000 रुपए या 20,000 रुपए ही जो उसने लिया उसके रिलेटिव का ऋण था और उसने 50,000 रुपए की संपत्ति उस ऋण के बदले में दी उसको अपने उस कर्ज की अदायगी के लिए, ताकि जो शेष ऋण जो उसके कर्जदार थे वो अपनी संपत्ति या अपना ऋण वसूल न पाए। अर्थात ऐसे जो अंतरण किए जाते हैं वहां स्पष्ट पता चलता है कि ये क्रेडिटर्स को धोखा देने के लिए या विलंब करने के लिए दिए गए। फिफ्थ एसेंशियल एलिमेंट्स है विफलन, कपटपूर्ण, फ्रॉडुलेंट जो है उसके किसी एक महाजन के हित का विफलन करना या सस्पेंड कर देना। जो हमने संपत्ति उसने ऋण ली है वो एक के बाद एक क्रम से 3 लेनदारों से उसने ऋण लिया। यदि ऋणी व्यक्ति चाहे तो वो इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि जैसे एक पी प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू है 20,000 रुपए। पी प्रॉपर्टी को के नामक व्यक्ति ए व्यक्ति से 10,000 रुपए मॉर्गेज गिरवी में उधार ले लेता है, प्रॉपर्टी गिरवी रख के। उसी संपत्ति पे बी व्यक्ति से भी वो 10,000 रुपीज ले लेता है और फिर सी व्यक्ति से भी 10,000 रुपीज ले लेता है। सी व्यक्ति को पैसा चाहिए होता है, ए व्यक्ति अगर उसको चुका देता है या वो उसको कहे कि तुम इसे दे दो, हम तुम्हें सारा पैसा दे देंगे, तो अब ए व्यक्ति का ऋण हो गया 20 + 10 30,000 रुपए और बी व्यक्ति का ऋण है 20,000। अब अगर के सारा ऋण उस संपत्ति से ए पहले भुगतान लेगा तो बी व्यक्ति, बी ऋण जो लेनदार है वो वसूल नहीं पाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू है 20,000 रुपए, तो सिर्फ और सिर्फ ए व्यक्ति का ऋण चूक पाएगा। अर्थात किसी एक महाजन के हित का विफलन या निलंबन करने के लिए ऐसी व्यवस्था कई बार व्यक्ति कर देते हैं। तो यहाँ पे यदि सारी संपत्ति एक ही महाजन के कर्ज की अदायगी में खत्म हो जाएगी तो बाकी ऋणी जो होंगे या बाकी लेनदार होंगे वो अपना ऋण वसूलने के लिए न्यायालय में दावा करेंगे। अर्थात एक ही महाजन अगर उस वर्ग से चुन लिया गया हो तो अंतरण वैध ही रहेगा, महाजन वर्ग का हित विफल नहीं होगा। इस प्रकार आज हमने समझा सेक्शन 53 फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर, कपटपूर्ण अंतरण कैसे किया जाता है। सेक्शन 53 दो
लोगों की बात करता है। पहले वो जो क्रेडिटर्स हैं उनके हित को विफल अगर बनाने के लिए या विलंब करने के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता है तो इस आधार पे क्रेडिटर्स इसको वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकते हैं। सेकंड, पाश्चेक अंतरिति, जिसने ट्रांसफर अंतरण द्वारा संपत्ति को लिया, अगर मुफ्त में दिया गया है तो उसके विकल्प पर भी यह अंतरण वॉइडेबल होगा। इसके एक्सेप्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।